असुल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। मियां साहब जी वापसी हिकु दफ़ो मुल्क जे अंदरि वरी डिस्कशन आहे त हिकु ॿियो लाडलो ऐं छा आवाम हिकु लाॾे ऐं सिलेक्शन खे क़बूल कंदी, जीअं त PTI जे चेयरमैन खे बि क़बूल हिन आवाम कोन कयो हुयो। 27 डिसंबर बीबी साहिबा जी शहादत जो ॾींहुं हूंदो आहे। उन खां बाक़ाइदा चूंड मुहिम शुरू कई वेंदी मुल्क जे अंदरि। मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अॼु मीडिया सां ॻाल्हाईंदे इहो चयो त असां सभिनी खे गॾु खणी हलंदासीं ऐं मुंहिंजो सभ खां वधीक जेके मुंहिंजे साम्हूं इशूज़ आहिनि, महांगाई, गुरबत ऐं बेरोज़गारी आहे। मोहतरम जनाब को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब बि अॼु इहा ॻाल्हि चई आहे त मुआशी हालात बहितर करण खे मां करे सघां थो ऐं बिलावल साहब हिन मुल्क जो, हिन आवाम जो मुस्तक़बिल आहे। मूंखे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MNA रह चुकी हैं मोहतरमा नाज बलूच साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो। नाज साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आज भी ये बात हो रही है। नवाज शरीफ के आने के बाद लोग बार बार ये चीज़ कर रहे हैं कि एक दफ़ा फिर सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्तियाज़, देखें, हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो ख़ुद सियासतदानों ने की, और उन गलतियों के नतीजे में होता ये रहा कि मुल्क का नुकसान होता रहा। आपको पता है कि एक वक्त था जब अंपायर की उंगली खड़ी होने की बातें, और जिस तरह धरनों में, जलसों में इमरान खान एक अहवाल दिया करते थे कि जैसे उनको, उनके साथ बहुत मजबूती के साथ पूरा पाकिस्तान का एक इदारा उनको ही सपोर्ट कर रहा है। इस मैसेज का नुकसान क्या गया? लोगों में तासुर बिल्ड करना कि जी हम बहुत बड़ी सपोर्ट के साथ आ रहे हैं, हमें कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। दर हकीकत ऐसा नहीं होता। ये वो झूठे बयानात हैं जो PTI ने लोगों को देकर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। आपको पता है कि जो हमारे मुल्क की फ़ौज है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये वो इदारा है जो मुल्क के 22 करोड़ अवाम के मुहाफ़िज़ है। वो किसी एक पार्टी से ना वाबस्ता हो सकती है और ना उसका तासुर किसी पार्टी को आगे से इस तरह से अपना बिल्ड करना चाहिए। तो ये रवैया हमने देखा कि PTI ने किया। फिर 9 मई वाला अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें लोगों को इंतशार पर उकसाया गया और खाना जंगी की तरफ जो है वो PTI लेकर आई। तो जब इस किस्म के एक सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट की एक पार्टी ने, तो आपने उसके नुकसानात भी देखे। अब बात यह है कि मैं समझती हूँ कि ख़ुद PMLN जो है वो एक तरफ तो हमेशा ये कहती रही कि उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया, या वो कहते हैं कि उन पे जो केस बने, लेकिन फ़र्क है इम्तियाज़। फ़र्क ये है कि पीपल्स पार्टी पे जब जब केसेस बने, जिस दौर में केसेस बने, पीपल्स पार्टी की क़यादत मुल्क छोड़कर भाग के नहीं गई। सही। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने 12 साल जेलें काटी। क्या फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात पे जब MS ने मना किया कि उनकी सेहत सही नहीं है, हम उनको हवाले नहीं कर सकते आपको, उसके बावजूद इमरान खान को जब इंतकाम जो है उसका एक ज़ोर चढ़ा था कि भी मैंने इंतकाम लेना है, उसने रातों रात फरियाल तालपुर साहिबा, एक सिटिंग MPA को, एक सीनियर फॉर्मर MNA रही हैं, उनको उठाकर जिस तरह से बेदर्दी से बख्तरबंद में डाल के ले गए और फिर पूरे शहर घुमा घुमा के उनको जेल में ले जाकर इम्प्रिजन किया। लेकिन फेस किया, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने फेस किया। इससे पहले हमारे सामने शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कितना कुछ फेस कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने मुल्क में रह के झूठे मुकदमात का डट के मुकाबला भी किया, सामना भी किया, और फिर जो है सुरखरू भी हुए। अब मसला ये है कि PMLN का अगर आप मवाजना करें तो PMLN जो है उनसे जेल बर्दाश्त भी नहीं होती। मुश्किल हालात ज़रा पड़ते हैं वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। अपने भाई की हुकूमत में भी मियाँ साहब वापस नहीं आए। ये एक बड़ी फैक्टर्स हैं, और एकदम से जो है ना इंटरिम हुकूमत आती है और वो आकर यहाँ पे जो है एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं कि अभी से ही वो, जैसे आपको पता है कि 2013 में विक्ट्री स्पीच जो है तब दे दी गई थी जब तक पूरे नतीजे नहीं आए थे। जब तक रिजल्ट नहीं आए कौन अपनी विक्ट्री स्पीच देता है? ये एक मैसेज होता है देना कि जी आई एम कमिंग अप विद द सपोर्ट। तो वो मैसेज, वो नैरेटिव जो है वो नुकसानदेह होता है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए जान की बाजी दी, कुर्बानियाँ दी। हमारे लीडरों के लहू पे जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर जिंदा है। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है अवाम के वोट के नतीजे में ट्रांसलेट होकर इलेक्शंस के ज़रिए जिसको अवाम पसंद करे, जिसको अवाम वोट करे,
वोट की ताकत के ऊपर जो है पार्लियामेंट ना साहब, आपको खुद पता है कि पीपल्स पार्टी के माजी में इलेक्शन भी चोरी हुए, इससे इनकार आपको भी नहीं, बीबी साहबा भी ये कहती है। आरओ के इलेक्शन और डीआरओ के इलेक्शन भी देखें, जरदारी साहब कहते थे, आरटीएस के भी इलेक्शन देखें, आज भी एक वही तासुर दिया जा रहा है कि मियां साहब, आपको खुद पता है कि कोई एक जलसा अभी तक उन्होंने नहीं किया। बिल्कुल पंजाब के अंदर हैं, पंजाब के अंदर भी वो मकबूलियत नहीं है, पॉपुलैरिटी नहीं है। 16 महीने की 15 महीने की जो हुक्मरानी थी, ड्राइविंग सीट पे वो बैठे थे, लोग पॉपुलर तो वहीं भी नहीं। ये तासुर क्यों दिया जा रहा है बार बार के चौथी बार भी वजीर आजम वही होगी? देखिए, ये एक माइंड गेम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोगों के जहन के साथ जो है वो एक खेल खेल रहे हैं कि ताकि लोगों को देखें ना, जिस तरह इमरान खान ने लोगों को एक नैरेटिव दिया, नया पाकिस्तान का नैरेटिव दे देकर वो 10 साल यही बातें बोल बोल के उसने लोगों के दिमाग में ये बात डाली, जबकि उसके पास कोई फॉर्मूला नहीं था, कोई विजन नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं थी। जब हुकूमत में आया उसे पता ही नहीं था क्या करना है। इसी तरीके से PMLN का भी ये तरीका रहा है कि पहले से ही अनाउंसमेंट्स कर दो और लोगों के जहन में बिठा दो कि जी हम अगले पॉपुलर। लेकिन वोट जब ट्रांसलेट होता है तो मैं समझती हूँ अवाम का वोट बहुत मैटर करता है। और इम्तियाज, सबसे बड़ी बात जो मैटर करती है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहती हूँ, वोटर टर्नआउट। हाँ, क्योंकि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला ये कि क्या पाकिस्तान की अवाम का एतमाद जो है वो सियासतदानों पर, वो पॉलिटिकल पार्टीज पर कितना है, ये तब पता चलेगा कि वोटर टर्नआउट कितना होगा। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कहती हूँ कि खुसूसी तौर पे जो विमेन हैं, जो ख़वातीन हैं, वो इलेक्शन डे पे घर से बाहर निकलें, अपने वोट का हक अदा करें, अपना वोट कास्ट करें। हर वोट काउंट करता है, कहीं अगर धांधली होती है उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो है वही अवाम को ये वोट की ताकत और वोट का पावर बताया। उन्होंने आईन पाकिस्तान दिया, जिसको 50 साल पूरे माशाल्लाह हो गए। ये हमारी कामयाबी है पीपल्स पार्टी की। तो जितनी हमारी कुर्बानी है, जो हमारी स्ट्रगल है, जो हमारी खिदमात हैं मुल्क के लिए, मैं कहती हूँ कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से मुवाजना कर दें। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान को वो नज़रिए के हिसाब से नहीं चलाया, वो पॉलिसीज़ नहीं दी। CPAC आप देख लें, BISP के प्रोग्राम्स आप देख लें, आप जो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आप उठा के देख लें, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा लीड बाय एग्जांपल के। थरकोल प्रोग्राम आप उठा के देख लें, उसके ऊपर आज मियाँ साहब जो है वो बातें कर रहे हैं थरकोल पे। उनको पता ही नहीं है थरकोल प्रोजेक्ट के बारे में कुछ, कि कितना हद तक पीपल्स पार्टी आगे जा चुकी है, इन प्रोग्राम्स को हमने कितना जो है आगे जो है इम्प्लीमेंटेशन कितनी हमने की है। तो बजाय इसके सिर्फ बातें करने के, मेरा ख्याल है कि लोगों को सोचना चाहिए कि अमली तौर पे कैसे खिदमत की जा सकती है। ना साहबा, आपको खुद पता है कि हमारे मुल्क के अंदर एक कन्फ्यूजन थी इलेक्शन के बारे में कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। उसके बाद जो फैसला आया आपको पता है, जिस तरह लाहौर गया फैसला गया, उसके बाद जो फैसला किया सुप्रीम कोर्ट ने, आपके आज भी आपको लग रहा है कि कन्फ्यूजन खत्म हुई या कन्फ्यूजन है? एक चीज, दूसरी चीज, वफाकी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन, एतमाद है, साख होगी इस इलेक्शन की? क्योंकि आपको पता है इलेक्शन तो हो रहे हैं लेकिन फ्री एंड फेयर, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शंस तो इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है। बहुत पॉजिटिव हमें नज़र आई है ये चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से 8 फरवरी पे इलेक्शन कराने के लिए एक अपना एक सिमत और डायरेक्शंस भी जिस तरह से दी, और इस मामले की सीरियसनेस को समझते हुए जिस तरह से बेंच बैठा और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो शेड्यूल अनाउंस किया, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। ऑलरेडी हम अपने मुद्दत से बहुत आगे तजावुज़ कर चुके हैं। हमें बहुत पहले इलेक्शंस करा देने चाहिए थे 3 माह के अंदर, लेकिन चले डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियाँ, ये तमाम चीज़ें जो है वो एक रुकावट थी। अब मामले क्लियर हो चुके हैं, अब शेड्यूल आ चुका है। 8 फरवरी के पे इलेक्शंस कराना मुल्क के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में, लोगों के हक़ में बिल्कुल 100% यह है कि इलेक्शन फ़ौरन कराया जाए। और मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अब मज़ीद कोई डिले की कोई भी गुंजाइश है। अब तो हम क्लियरली अपने इलेक्शन कैंपेन की तरफ आगे मूव करके जा रहे हैं, और बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी पॉजिटिविटी के साथ। और जहाँ तक आपने बात दूसरी कही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद और ये चीज़ें, देखें, एतमाद तो करना पड़ता है, आपको अच्छी उम्मीद तो लगानी पड़ती है, क्योंकि बहरहाल इलेक्शंस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट कराने हैं। हम एक अच्छी उम्मीद लेकर चलते हैं कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह करे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में कामयाब हो, क्योंकि जहाँ पे कहीं पर भी प्री पोल या पोस्ट पोल या इलेक्शन डे, तीनों हवाले से कहीं पर भी कोई अगर सवाल उठेंगे तो बहरहाल उनका जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही देना पड़ेगा। इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना
ड्यू जो प्रोसेस है उसको पूरा करने के लिए हमें अभी भी नज़र तो आ रहा है कि जिस तरह से अपने टाइम पे मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन कराने के लिए तगदो हो रही है, ये पॉजिटिव चीज़ ब्रेक का टाइम हो गया ना साहब, इस सवाल में देता हुआ जा रहा हूं आपको। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर 2008, 2013, 18 में बड़ी मेजॉरिटी के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, बहुत मकबूल है, लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं हद से ज्यादा। पंजाब के अंदर ये क्यों नहीं हो रहा? ब्रेक के बाद ना, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम पोता चूं। वेलकम बिरादरीन। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पॉपुलैरिटी मजबूत यहां है, पंजाब के अंदर ये मकबूलियत नहीं है, केपीके के अंदर मकबूलियत नहीं है। बलूचिस्तान में जरदारी साहब गए हैं, बिलावल साहब ने बड़ा अच्छा जलसा किया, तारीखी जलसा, तारीखी खिताब था, क्या कहेंगे? देखें, हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो पूरा एक पॉलिटिकल ट्रेंड है, वो एक तासुर जो हम हमेशा देते हैं कि बस पंजाब से हवा चलती है और सियासी जो है स्पेशली हुकूमत वो बनाता है जिसके पास पंजाब में मेजॉरिटी, ये एक तासुर हमेशा रहा। लेकिन मैं समझती हूँ कि जितना इग्नोर हमने बलूचिस्तान को किया है इतने सालों में, जहाँ पे इतने वसाइल हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने हमेशा बलूचिस्तान के हकूक़ की आप बात की, बलूचिस्तान के लिए एक विजन रोड मैप दिया। उस रोड मैप का सही फ़ायदा जब मिलेगा जब लोगों को इम्प्लीमेंटेशन, जब स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स हम अपने लोगों को डिलीवर करके देंगे। एनएफसी अवार्ड आप उठा के देख लें तो पीपल्स पार्टी इन चीज़ों पे बिलीव करती। केपीके का आप खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब अभी हालिया दिनों में गए पेशावर में, पहली दफ़ा पेशावर की हिस्ट्री में ख़वातीन का इतना बड़ा जायंट ह्यूज कन्वेंशन हुआ जो कि इससे पहले कभी नहीं होता था। लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोग बिलावल भुट्टो की तरफ देख रहे हैं। वो इसलिए चेयरमैन साहब की तरफ देखते हैं, बिलावल साहब की तरफ, उसकी रीज़न ये है कि एक नौजवान क़यादत है और लोगों को एक उम्मीद है। बाकी लोग ट्राई टेस्ट कर चुके हैं, लोग उन चेहरों को रिपीट नहीं करना चाहते। जैसे पीएमएलएन की लीडरशिप है, वो रिपीटेड चेहरा बार बार जो आता है तो उनको पता है कि पहले भी डिलीवर, हमारे पास हमारी क़यादत ने डिलीवर किया। बीबी को बहुत अर्ली वक्त से पहले जो है उनसे हम पार्टी महरूम हो गई, ये एक बहुत बड़ी कमी थी पार्टी के लिए। लेकिन उसके ऊपर जिस तरह से आपने देखा, एक कम उम्र में आके बिलावल भुट्टो ने अपने आप को मनवाया भी, और उसके बाद उन्होंने एक यंग फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे 16 माह में जो कारकर्दगी दिखाई है, इसकी हम खुद विटनेस हैं। मैं खुद एज ए पार्लियामेंटेरियन हम देखते थे कि उन्होंने 16 माह के अंदर पाकिस्तान को उस इंटरनेशनल आइसोलेशन से निकाला जहां हमें धकेल के पीटीआई हुकूमत गई थी। आपको पता है पीटीआई के जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो तो कभी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जितना उन्होंने वीक अपना रोल प्ले किया, हर वक्त उनका काम था पार्लियामेंट में आना और अपोजिशन को तनकीद करना। वो 1.5 घंटा तो जातियात के ऊपर वो तनकीद करके जाते थे, उनका तो बस नहीं चलता था। कभी वो बिलावल भुट्टो साहब पे तनकीद करते थे, कभी वो पीपल्स पार्टी की दूसरी रहनुमाओं पे तनकीद करते थे। 1.5 साल अगर फॉरेन मिनिस्टर, 3.5 साल उन्होंने जो तनकीद की, उसका क्या फ़ायदा निकला? एंड ऑफ द डे पाकिस्तान, उनका जो काम था वो उन्होंने नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब ने 1.5 साल के अंदर जो काम करके दिखाया है, 16 माह में जो काम करके दिखाया है, मैं समझती हूँ उससे एक पॉजिटिविटी और लोगों को एक उम्मीद आई है कि हमारे पास एक ऐसा यंग लीडर है जो नौजवानों की बात कर रहा है। और अगर नौजवानों की बात कर रहा है, वो अंडरस्टैंड भी करता है क्योंकि वो खुद एक नौजवान है। तो ये चीज़ें हैं। और पीपल्स पार्टी, अच्छा, और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ इम्तियाज़, मैं जितना अवाम में हम जाते हैं, हम लोगों में उठते बैठते हैं, लोगों का जो सेंटिमेंट है वो हमेशा ये होता है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाए ताकि रोजगार हो। ये एक आम तासुर है। ये तासुर कभी भी नून लीग के लिए लोगों का नहीं आता, ये डेवलप नहीं होता। अब जहाँ तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं, देखें केपी में, सिंध में, कराची में तो मेयर भी पीपल्स पार्टी के आए। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए, मैं समझती हूँ, कामयाबी की बात है। हमने काम किया है ना कहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हमारे चेयरमैन आए हैं, हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया। लेकिन पंजाब की जहाँ तक आपने बात की, तो पंजाब में आपको ये बात याद हो कि जो भी पीटीआई के पास जितनी हमारे वोट गए थे, जो पीटीआई बनी थी, और पीटीआई ने जो पीपल्स पार्टी के लोगों को ज़्यादातर पंजाब में जहाँ पे अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की, मैं समझती हूँ वो हमारा जो साइलेंट वोटर है, वो हमारा वोटर वापस पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहा है। वो बहुत तेज़ी से हमारे पास आ रहा है। और आप इलेक्शंस में देखेंगे, ये इलेक्शंस 2018 वाले इलेक्शंस नहीं हैं। इस इलेक्शन में आपको पीपल्स पार्टी की पजीराई नज़र आएगी, और वो पजीराई आपको एक सूबे में नहीं,
2 صوبے میں نہیں آپ کو 4 صوبوں میں نظر آئے گی. یہ فرق ہے پیپلز پارٹی میں اور پی ایم ایل این میں. آپ کو پی ایم ایل این کی پذیرائی کے پی کے میں نہیں دکھائی دے گی, آپ کو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یا پذیرائی بلوچستان میں نظر نہیں آئے گی, آپ کو پی ایم ایل این سندھ میں نظر نہیں آئے گا, آپ کو پی ایم ایل این صرف لاہور کی حد تک محدود ہوتے ہوئے. ایک اور بات, الیکشن کے بعد جو ہے نا کافی پارٹیاں مینڈیٹ کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ کرتی ہیں. مفاہمت کی شروعات آپ سے ہوئی, آصف علی زرداری صاحب سے. اس سے پہلے ہی سیاسی جماعتیں جس طرح ایم کیو ایم جا کے نون لیگ کے ساتھ ملی, آپ کو پتا ہے یہ اشارے کی جماعتیں ہیں, جہاں اشارہ ہوتا ہے وہاں. ایک دوسرا, میاں صاحب جب بھی حکومت میں آئے ہیں ان قوتوں کے ساتھ ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. آپ کو پتا ایک دفعہ پھر میاں صاحب کو لا رہے ہیں اور لانے دیا جا رہا ہے. اگر وہ آئے تو وہی ٹکراؤ تو نہیں ہوگا. ان کی تو تاریخ ہے, جب بھی وزیر اعظم بنے اس وقت کے آرمی چیف, اس وقت کے چیف جسٹس, ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے. تو وہ تو دیکھیں نا, وہ تو اب بھی آج بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا. وہ تو ابھی اسی بات سے باہر نہیں نکل رہے نا. اگر حکومت ملی تو کہیں گے مجھے کیوں لایا. تو اب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے ویسے یہ, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر اس وقت آپ اگر بیٹھ کر جو ہے اپنے ساتھ ٹیگ کرتے ہیں انسٹیٹیوشنز کو اور آپ آگے سے امپریشن یہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی خاص سپورٹ سے آ رہے ہیں, تو اس سے آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں, ملک کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جو پی ایم ایل این کا ایک تاثر ہے وہ بہت غلط ہے, وہ ایک فیک تاثر ہے. ایسا نہیں ہے, گراؤنڈ ریئلٹی اس کے برعکس ہے. اگر تو پی ایم ایل این کی اتنی ہی سپورٹ پنجاب بھر میں تھی تو دوسری پارٹیاں نہ بنتی جو ابھی بن گئی. پنجاب میں راتوں رات پارٹی بنی, لوگوں کا جو ہے وہ اس کے اندر جانا لوگ شروع ہو گئے, جو جیسے بھی آپ کہیں. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شو کرتی ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ خود وہاں پہ, وہ تو پنجاب نہیں سنبھال پا رہی پی ایم ایل این اپنے پاس. تو یہ وفاق کی علامت کی تو بات نہیں. پیپلز پارٹی کی جو کوالٹی, جو بے نظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی 4 صوبوں کی زنجیر, جو ہم کہتے ہیں بے نظیر, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم ایک صوبے کے اوپر منحصر ہو کے سیاست نہیں کرتے. ہم کراچی سے گلگت بلتستان تک پیپلز پارٹی کے پیغام کو لے کر پہنچاتے ہیں. یہ خوبی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے. ہمیں تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سندھ کی جماعت ہے, تو سندھ جو ہے اس کی اکانومی اور سندھ کی اکنامک سپورٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی. ہاں, اگر سندھ کا جو ہمارا اکنامک ہب ہے کراچی وہ چلتا ہے تو پورے ملک کو وہ چلاتا ہے, اس کے اوپر آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وفاق نے سندھ کی طرف توجہ کر کے کوئی گرانٹ دیا ہو کہ یہ سندھ کی ترقیاتی کاموں کے لیے آپ یہ کام کر لیں. تو سندھ تو اپنے بلبوتے کے اوپر لگا ہوا ہے. جو بھی ہمارے ترقیاتی کام ہوتے ہیں وہ اپنے ہمارے جو 18ویں ترمیم کے بعد اپنے سندھ صوبے کے وسائل سے ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سندھ میں بہتر ہسپتال ہے, سندھ میں بہتر یونیورسٹیز ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, NICVD ہے, ٹرانسپلانٹ, لیور کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے. صرف یہاں نہیں, گمبٹ تک ہو رہا ہے, انٹیریئر سندھ کے اندر آپ جائیں رورل ایریاز میں ہو رہا ہے. تو ہم نے ڈیلیور تو کیا ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آگے بہت کچھ کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ جو ہے میں اس وقت سمجھتی ہوں کہ کوئی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ مقابلہ اس وقت نہیں کر پا رہی ہے, کیونکہ ہم ایک شہر کی سیاست نہیں کر رہے, ہم ایک صوبے کی سیاست نہیں کر رہے, ہم پورے پاکستان کے اندر اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. ناصر, آپ کو پتا ہے 172 MNAs کسی پارٹی ایک کے پاس نہیں ہوگی, یا میجورٹی بھی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کو بڑا اچھا تجربہ ہے کولیشن کو ساتھ لے کر. میاں صاحب والے آپ کو پتا ہے کہ صرف اپنی کانسٹیٹیوشن سوچتے ہیں, لاہور تک سوچتے ہیں. پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر بار بار اقتدار ملا. PTI کا دور آپ کے سامنے, جو کمٹمنٹ سندھ کے ساتھ کی وہ پوری نہیں ہوئی. میاں صاحب نے بھی نہیں کیا, سندھ کو نظر انداز کیا, سندھ کو ہمیشہ پیچھے رکھا گیا کہ ان کو ووٹ نہیں ملا, اور پیپلز پارٹی کو ووٹ ملا. سندھ کے لوگوں کو اسی وجہ سے سزا دی جاتی ہے. دیکھیں سندھ کے بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں نا, کیا آپ پھر دیکھیں کہ سندھ بھی تو اپنا پھر ووٹ کے ذریعے اپنی آواز جو ہے وہ اس کو ظاہر بھی کرتا ہے. آپ بتا دیں سندھ میں کہاں پہ PMLN نے بلدیاتی انتخابات میں ایگزسٹ ہوا کہیں. آج ان کو اپنا سندھ کا صدر بھی اس کو بنانا پڑا جو ایک غیر سیاسی شخص ہے, جو کبھی الیکشنز نہیں لڑا, جو کبھی ایک لوکل باڈی میں الیکشنز نہیں لڑے. تو یہ تو آپ حالات دیکھ رہے ہیں نا سندھ کے اندر انٹرسٹ کا PMLN کے. اب الیکشن سر پہ ہیں تو PMLN آپ کو کہیں پر نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی سندھ کے اندر. تو
یہ آپ کا جو ہے المیہ ہے ان کا کہ آپ یہ دیکھیں کہ خود ان کی جیتی ہوئی سیٹیں یہ ہار گئے، جو کسی زمانے میں اگر کوئی ایک آدھ سیٹ ان کے حق میں آ بھی جاتی تھی وہ تک ہار گئے. تو ابھی سندھ میں تو یہ ایگزسٹ پی ایم ایل این کرتی ہی نہیں ہے. اب تو کینڈیڈیٹ ان کے لیے ملنا مشکل ہو گیا ہے، ان کو تو کینڈیڈیٹس ہی نہیں مل پا رہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ میں ہمارا مقابلہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے نہیں اس وقت. یہ بہت مطلب میں کوئی بڑا بول نہیں بول رہی، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. سندھ میں آپ کراچی میں بھی دیکھ لیں، آپ حیدرآباد میں چلے جائیں، آپ کہیں نواب شاہ چلے جائیں، شکارپور چلے جائیں، پیپلز پارٹی از بریک کا ٹائم ہوگا ناصبہ، میں آتا ہوں. میسا کے جمہوریت ہوئی تھی، اس کے بعد بلاول صاحب نے ہی کہا تھا کہ میسا کے معیشت ہونی چاہیے. 18th امینڈمنٹ کو محترم جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا کہ 2 پارٹیوں سے اس کو خطرہ ہے، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے. بریک جو ٹائم تھا بریک کا مطلب. ویلکم پہ ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاست ایم این اے رہ چکی ہیں مائزہ حمید صاحبہ، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ایم این اے رہ چکی ہیں، سینئر رہنما، وہ آپ کو سلام کر رہی ہیں. جی السلام علیکم. مائزہ حمید صاحبہ، میاں صاحب کس بیانیے کے اوپر، نیریٹو کے اوپر ووٹ لیں گے؟ کیونکہ میاں صاحب کا جو ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ تھے اس سے پیچھے ہٹے ہیں میاں صاحب، کیا کہیں گی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ایم ایل این کا اور میاں نواز شریف صاحب کا 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد جو بیانیہ ہو رہا، یہی رہا ہے کہ ہم عوام جو ہے، جو پسی ہوئی ہے مہنگائی میں، جو پسی ہوئی ہے پاکستان کی معاشی حالات میں، ان کو جو ہے اس طرف لے کے جائیں گے. جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے اور ایک ترقی کا سفر جو ہے ہم نے طے کر لیا تھا 3 سالوں میں، جو پچھلے 10 سال کو کور کرتا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا بیانیہ اور سب سے امپورٹنٹ بیانیہ اس وقت، جب پاکستان میں معاشی بدحالی کا شکار ہے. تو یہ بیانیہ جو ہے فی الحال وقت کی بھی ضرورت ہے، عوام کی بھی ضرورت ہے اور ملک کی بھی ضرورت ہے. آپ کو پتا ہے کہ میاں صاحب کی خاموشی اور جس طرح سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے، احتساب کی بات کرتے تھے، وہ والی چیز اب میاں صاحب کہہ نہیں رہے. وہ والی چیز اب لوگوں کے سامنے وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اگر نون لیگ مضبوط ہے تو وقت سے پہلے پنجاب کے اندر کاف لیگ کی طرف جانا، استحکام پاکستان کی پارٹی کی طرف جانا، یہ کمزوری نہیں ہے کہ آپ پنجاب کے اندر بھی ویک ہیں؟ میاں صاحب سویلین بالادستی کی بات کرتے تھے اور اس کی اسٹرگل ہم نے پچھلے 4 سال سے اور 7-8 سال سے کر رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے لیڈران کو جو ہے انتقامی سیاست کا نشانہ بھی بنایا گیا. اس کے بعد ہم نے ساری پارٹیز کے ساتھ ایک اتحاد کر کے ایک ایسے سلیکٹڈ کو پارلیمنٹ سے نکالا، نو کانفیڈنس سے، جس سے جو ہے وہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے. تو یہ کام اب ہو چکا ہے. اب آگے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ایک منتخب پرائم منسٹر آئے جو ملک کو اس معاشی بدحالی سے نکالے. اور جو آپ بات کریں کہ پارٹیز جو ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کی طرف جایا جا رہا ہے، وہ اسی لیے جایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے 21 اکتوبر کے جلسے کے بعد باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز میاں نواز شریف صاحب کو جوائن کرنا چاہتی ہیں. میاں نواز شریف صاحب کی جو یہ سفر ہے، اس میں ان کا حصہ بننا چاہتی ہیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش نہیں ہے، ان پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک ہو کر الیکشن اکٹھا لڑیں اور ملک کے لیے جو ہے وسیع تر مفاد کے لیے اکٹھا جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے اس کو جو ہے ایک چینج لائیں، ایک بدلاؤ لائیں. جی ٹیلی لائن پہ رہیں. نا صاحب، آپ کو کبھی ماضی میں لگا کہ میاں صاحب نے کسی کے ساتھ کاف لیگ کے ساتھ کبھی اتحاد کیا ہو 15 سال کے بعد؟ ایک دوسرا، ابھی بھی ووٹ کو عزت دو بیانیہ ہے میاں صاحب کا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بات تو میں آپ سے بھی پہلے بھی ابتدائیہ میں بھی کر چکی ہوں. میں یہی آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو تاثر ہے، دیکھیں ایک طرف آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ الیکشن کی کمپین کرتے نظر آنے چاہیے، اور آپ الیکشن کی کمپین کرتے ہوئے عوام کے پاس جائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کس کو انتخاب کرتی ہے یا کس کو خدمت کا موقع دیتی ہے.
हमें तो कहीं बलूचिस्तान में, सिंध भर में या बलूच या KPK में या इवन पंजाब में हमें तो PMLN की कोई एज सच कंपेनिंग या एज सच उनकी मोबिलाइजेशन नज़र नहीं आ रही। तो घर बैठे अगर आप कहते हैं कि हम अगले प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, तो वो बात तो मन तक समझ नहीं आती। फिर यही तासुर लगता है कि शायद पीछे के रास्ते से दोबारा आने की कोई कोशिश की जा रही है। तो फिर अगर पीछे के रास्ते से आप आने की, जो बैकडोर डिप्लोमेसी के थ्रू या बैक शॉर्टकट के थ्रू अगर आने की कोशिश करते हैं, तो उसमें तो फिर वोट को इज्जत नहीं दी जाती ना, फिर तो वोट की तो बात ही नहीं होती। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि PMLN ने जैसे लास्ट टाइम एक मिस्टेक की कि विक्ट्री स्पीच वक्त से पहले दे दी जब तक कि इलेक्शन के रिजल्ट ही अनाउंस नहीं हुए थे। ये वो चीज़ें हैं जो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद अपना सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुई थी ना, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने तमाम इख्तलाफात को दरकिनार करके, बावजूद इसके कि बीबी साहिबा के ऊपर बहुत सारे जो है वो सियासी विक्टिमाइजेशन, उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया, उन पर झूठे मुकदमात लगाए गए, सो मच सो कि बीबी शहीद के ऊपर जो है वो अदम एतमाद के थ्रू उनको गुजरना पड़ा। और उन्होंने कहा कि बहुत टफ एक्सरसाइज होती है, लेकिन उन्होंने बड़े ग्रेस के साथ उस अदम एतमाद का सामना किया और उसको जीत के आई। तो ये तो PTI और दीगर जमातों के लिए उनको सीखना चाहिए कि इस तरह का एक जेस्चर होता है। तो बीबी ने तो हमेशा जो है वो मफाहिमत की बात की और उन्होंने आगे बढ़कर मौका दिया लोगों को। लेकिन मैं समझती हूँ कि सियासत, क्योंकि उनको पता था कि जो भी शॉर्टकट के थ्रू आते हैं वो वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा कर लेते हैं, लेकिन देरपा मुल्क का नुकसान करके चले जाते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जितना तजुर्बा सियासत में होता है, तो आप देखें ना, आज जरदारी साहब को देखें कि आज वो ये जो लास्ट 16 माह की हुकूमत थी, तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब बना सकते थे अगर जरदारी साहब साथ ना देते? क्या MQM मानने को तैयार थी? दूसरी पार्टियां मानने को तैयार थी? पूरे बलूचिस्तान के लोग मानने को तैयार थे? सबको एक करके मुल्क के लिए जोड़ा। तो ये जो जोड़ने का काम है, ये पीपल्स पार्टी का काम। ठीक है, जोड़ने का काम पीपल्स पार्टी करती है, और वोट के थ्रू मायदा हमीद साहबा वोट के थ्रू हुकूमत में आए, बैकडोर से नहीं आए। नाज साहबा कह रही, क्या कहेंगी? देखिए मीर साहब, कौन बैकडोर से आ रहा है? मियां नवाज शरीफ साहब तो 4 साल मुल्क में से जिला वतनी काटी। मियां नवाज शरीफ साहब की बेटी के सामने जो है उनको जो है वो हथकड़ियां डाली, बेटी को हथकड़ियां डाली, उन्होंने जेलें काटी। उसके बाद जो है बाकी जो हमारे दीगर रहनुमाएं, उन्होंने भी जेलें काटी। तो जो नाज साहबा कह रही हैं कि सियासत में एक्सपीरियंस की बात होती है, तो PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब का जितना सियासी एक्सपीरियंस है आज, उतना तो शायद सियासी एक्सपीरियंस किसी भी लीडर का नहीं है। मोहतरमा साहिबा को तो शहीद हुए भी टाइम हो गया। तो मैं ये समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब एक सियासतदान हैं जो मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पीपल्स पार्टी ये कहती है ना कि हम बैकडोर से आ रहे हैं, तो मतलब मेरी समझ में तो ये आता है माजरत के साथ कि ये हार मान चुके हैं और ये समझते हैं कि PMLN जीत चुकी है। दूसरी बात ये है कि देखिए MQM आई या बाप पार्टी आई, दीगर पार्टी है, वो मियां नवाज शरीफ के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको जो है पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं, उन पर एतमाद है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है। बड़ी मेहरबानी मायदा हमीद साहबा, टाइम लिमिटेड है, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज साहिबा, आपने टाइम दिया, जेके हालात आहिनि मुल्क जा तव्हां जे साम्हूं, सभिनी सियासी जमातुनि खे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलो, ओपन फील्ड हुजणु खपे। मसाइल तमामु घणा आहिनि ऐं पार्लियामेंट ई हल कंदी। जमहूरियत में ई अवामी मसाइलनि जो हल आहे ऐं सभिनी सियासी जमातुनि खे हिकु जेतिरो मौक़ो ॾिनो वञे। मियां साहब खे इहो तासुर ज़रूरु ख़तमु करणु खपे त अहिड़ी का ॻाल्हि न आहे त मां बैकडोर खां था अचां, अवाम जे वोट खां ईंदुसि ऐं मुक़ाबिलो कंदुमि। सॼी सियासी जमातूं जंहिंखे हक़ीक़ी अवामी मैंडेट मिले, उहा ई हुकूमत ठाहिनि। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।